स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश सरकार बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये अब जल्द ही भेजने वाली है, ट्रांसफ़र करने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी बिहार की रहने वाली हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि बिहार सरकार जल्द ही आपके खाते में 10 हज़ार रुपये भेज देगी। इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस है, परसों की वीडियो में बताया गया था, अच्छे तरीके से बताया गया था। आज फिर भी इसके बारे में ब्रीफ से आपको जानकारी दे देते हैं कि कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं इस पैसे से किराना, सब्जी, फल, बर्तन, खिलौना, स्टेशनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी सेंटर जैसे छोटे व्यापार शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा कृषि, मुर्गी पालन, गोपालन जैसे कार्यों में भी निवेश किया जा सकता है। दोस्तों बिहार में अब मौसम बदलने वाला है। 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में अब मानसून एक्टिव हो गई है। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पर पटना में हल्के बादल छा सकते हैं। बिहार में मानसून कम एक्टिव हो गई है। जब मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जहाँ वहीं पर राजधानी पटना में बारिश होने की कम से कम संभावना है, लेकिन हल्के बादल छा सकते हैं। 10 दिसंबर के बाद से मानसून सक्रिय हो जाएगी। वहीं अगले 24 घंटे में पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और फिर मधुबनी में तेज बारिश हो सकती है। जबकि 7 सितंबर को भी समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी समेत 10 जिलों में भारी बारिश होने के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है। जय जिले के नवगछिया में गंगा के पानी से पुल टूट गया है। लगभग करीब 500 मीटर सड़क बह गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून का असर पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलकर के और ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। वातावरण में अस्थिरता बढ़ रही है। जहाँ वैसे अभी तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में गर्मी और फिर उमस का दबाव बना हुआ है। दोस्तों पंजाब में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। जहाँ 23 जिले के 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जहाँ 1902 गांव और 43 लोगों की जान गई है। 8000 से अधिक लोग बचाए गए हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों पूरा पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,71,000 हेक्टेयर में फैली फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं पर 23 जिलों के 1902 गाँव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, जिससे 3,84,205 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं पर पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया है कि अभूतपूर्व बाढ़ से 23 जिलों के कुल 1902 गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे 3,84,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। अब तक 20,972 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है। 24 घंटे में 6 और लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही साथ 14 जिलों में मृतकों की संख्या बढ़कर के 23 हो गई है। बी से बीरी और बी से बिहार। जहां केंद्र पर जीएसटी को लेकर के हमला करते कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल बात है कि जीएसटी में सुधार को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कई घोषणाएं की है। आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है। जहाँ रोजमर्रा के सामानों पर जीएसटी या तो शून्य कर दिए गए हैं या फिर सिर्फ 5% टैक्स वसूले जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से दूध, दही से लेकर के कार और फिर बाइक तक सस्ते हो जाएंगे। इसकी शुरुआती नवरात्रि के पहले दिन से की जाएगी। जब हालांकि इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने करीब 8 साल पहले ही यही बात कही थी, सरकार ने देर कर दी है। जब वहीं पर केरल कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते करते बिहार की तुलना बीरी से कर दी है। जब वहीं पर केरल कांग्रेस ने एक जीएसटी को लेकर के एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि बीरी और बिहार बी से शुरू होता है, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। 2025 से 2030 फिर से नीतीश। एनडीए के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में जदयू अध्यक्ष ने यह बड़ा बयान दिया है। दरअसल बात है कि एनडीए ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर के कमर कस ली है। जदयू कार्यालय में आयोजित शुक्रवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए नेताओं ने 10 सितंबर से 16 सितंबर तक चलने वाले चौथे चरण के कार्यकर्ता सम्मेलन की घोषणा की। इस चरण में एनडीए की 14 टीमों को बिहार की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहाँ वह संगठन को मजबूत करने और फिर जनसंपर्क अभियान को धार देने
के कार्य करेंगे। वहीं पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जानकारी दी है कि 10 से 16 सितंबर तक 69 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर दिन अलग अलग जिलों में टीमें जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी और फिर चुनावी रणनीति पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और 2025 से 2030 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। वहीं पर इसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और आगामी चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने और फिर माहौल खराब करने में लगा है, लेकिन हम हर मतदाता के घर तक जाएंगे और फिर बताएंगे कि सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग रोड शो नहीं करते, हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जमीनी स्तर पर काम करते हैं। दोस्तों, पटना के मशहूर शिक्षक खान सर ने बड़ा दावा कर दिया है। खान सर ने कहा कि गूगल भारत को घुटनों पर ला देगा। दरअसल बात यह है कि जीमेल के बंद होने से मोबाइल सर्विसेज बंद हो जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो खान सर का है, जिसमें वो बता रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ते खराब होने पर भारत को कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में खान सर ने दावा किया है कि अमेरिका गूगल से बोल करके भारत में जीमेल को बंद करवा सकता है। इससे भारत में मोबाइल सर्विसेज ठप हो जाएंगी और तमाम डिजिटल सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, वहीं पर वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो भ्रामक है। जब गूगल पर जीमेल सर्विस को बंद कर देगा तो भी आप पूरी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड से कट जाएंगे। जीमेल के बंद होने पर आप सिर्फ गूगल की सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तमाम दूसरी सर्विसेज बिना किसी दिक्कत के काम करती रहेगी। रही बात गूगल सर्विसेज की, तो फिर हाँ, एक बार को तो इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। अगर गूगल भारत में अपनी तमाम सर्विसेज को बंद कर दे तो फिर ज़रूर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि खान सर ने अपने वीडियो में कहा कि प्ले स्टोर के नहीं रहने पर भी भारत यूजर्स यूपीआई सर्विस और फिर भीम जैसे ऐप्स को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बिहार में वंशवाद की राजनीति कोई नई नहीं है। वंशवाद की राजनीति बहुत पुरानी है। जी हाँ, यानी कि राजनेता का बेटा ही राजनीति में आ रहे हैं, इसी को बोला जाता है वंशवाद। राजनेता का बेटा बेटी यानी कि उनकी औलाद राजनीति में आते हैं तो ये वंशवाद की राजनीति हो जाती है। इस बार चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम का परिवार सामने आने वाले हैं। जहाँ सबसे हॉट टॉपिक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की है। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वंशवाद की गूंज तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी से लेकर के जीतन राम मांझी और फिर जगन्नाथ मिश्रा तक कई घराने अपने पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी अखाड़े में कदम रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा और फिर बहस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के है, जो अब तक पारिवारिक राजनीति से दूरी बनाए हुए थे। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार का दबदबा जारी रहेगा। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हुए महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी 2 सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। हालांकि यादव परिवार के भीतर भी सीटों को लेकर के खींचतान दिख सकती है। वहीं पर दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने साफ संकेत दिया है कि अगर तेजस्वी यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो फिर वे राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के बेटे निखिल मंडल एक बार फिर से मधुपुरा से जदयू के टिकट पर चुनावी में किस्मत आजमा सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे हार गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने अधिक रणनीतिक तरीके से उनके लिए मैदान तैयार कर रखा है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा पहले से ही बिहार के उद्योग मंत्री हैं और फिर इस बार झंझारपुर से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नीतीश मिश्रा ने मिथिलांचल में अपनी अलग पहचान बना ली है और उन्हें मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। वहीं पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे रामनाथ ठाकुर पहले से ही राज्यसभा सांसद है और केंद्रीय मंत्री है। अब तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में कदम रखने को तैयार है। डॉक्टर जागृति प्रशांत किशोर की जनसुराज से समस्तीपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। जहां उनकी बेटी ऐश्वर्या राय को लेकर भी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन अभी उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के परिवार में इस बार बहू दीपा मांझी और फिर उनकी समधन भी चुनावी मैदान में होंगी। दीपा मांझी इमामगंज से तो फिर बारचट्टी से उनकी समधन चुनाव लड़ेगी। वहीं पर केवल 5 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह के बेटे सुनील कुमार सिंह जदयू से जुड़े हुए हैं। यदि टिकट मिला तो फिर वे भागलपुर या फिर खगड़िया से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सतीश
प्रसाद सिंह केवल 5 दिन सीएम रहे थे, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव लंबे समय तक कायम रहा और अब उनका परिवार उस विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ी बहस और फिर चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। नीतीश कुमार हमेशा से पारिवारिक राजनीति के विरोधी रहे हैं और फिर उन्होंने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। जब पटना या फिर नालंदा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है, जदयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार को मैदान में उतारा जाए। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वंशवाद की महावापसी एक निर्विद तथ्य है। 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के घराने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पारिवारिक राजनीति बिहार में कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। दोस्तों, बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के किसानों के लिए एक उत्साहजनक खबर सामने आई है। अब प्याज की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने खरीफ और फिर रबी दोनों मौसम में प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर बीज देने की योजना शुरू की है। दरअसल सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 10 किलो प्याज का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 किलो बीज की कीमत 2450 रुपये निर्धारित की गई है, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए कुल लागत 24,500 आती है। इसमें से 75% अनुदान यानी कि 18,375 सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इस तरह किसानों को केवल 6,125 में बीज उपलब्ध हो सकेगा। वहीं पर एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए आवेदन कर सकता है। ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जा रही है, इसलिए जल्दी आवेदन करना जरूरी है। जी हाँ, या बटाईदार और पट्टेदार किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते उनके पास इकरारनामा की वेद प्रति हो। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें इसको लेकर के। तो आपको बता दें कि सबसे पहले किसानों को डीबीटी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रबी सीजन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीज वितरण नवंबर महीने में किया जाएगा। दोस्तों, बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 3 नई ट्रेनें मिलने जा रही है। दरअसल बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के किसानों को रेल यातायात के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने एक वंदे भारत एक्सप्रेस और फिर 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं। पूर्वी बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी, खास करके उन यात्रियों के लिए जो कि अब तक लंबी दूरी की यात्रा के लिए सुविधाजनक ट्रेनों के प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, वहीं पर यह ट्रेन दानापुर से चलकर के पूर्णिया अररिया होते हुए जोगबनी तक जाएगी। इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से सीमांचल क्षेत्र को राजधानी से तेज और फिर आधुनिक संपर्क मिलेगा। ये ट्रेन सहरसा से पंजाब के अमृतसर के बीच चलाई जाएगी। इससे बिहार से उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक और फिर व्यवसायिक केंद्र तक सीधा रेल संपर्क बनेगा। उधर पहली बार दक्षिण भारत के लिए भी बिहार से सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। ये ट्रेन जोगबनी तक जाएगी, जो व्यापार और फिर नौकरी के लिए दक्षिण भारत जाने वाले लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 या फिर 17 सितंबर 2025 को पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इस समारोह को लेकर के रेलवे तथा जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। रेलवे सूत्रों के अनुसार दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सुबह जोगबनी से शुरू होगा, जो दोपहर तक दानापुर पहुंचेगी। जहां वापसी में ये ट्रेन दानापुर से शाम को रवाना होकर के रात में जोगबनी पहुंचेगी। इस ट्रेन में 16 कोच होंगे और फिर ये पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश में हर तीसरी मौत का कारण क्या है? दरअसल देश में हर तीसरी मौत का कारण हृदय रोग बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी, दरअसल बात यह है कि भारत में दिल की बीमारियों का खतरा अन्य रोगों की तुलना में सबसे अधिक देखा जा रहा है। ये हर साल होने वाली मौतों का प्रमुख कारण भी है। जब कुछ दशकों पहले तक हृदय रोगों को उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियों के रूप में जाना जाता था। हालांकि अब कम उम्र के यहाँ तक कि 20 से भी कम आयु वर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लाखों भारतीय हृदय रोगों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी भी है। 30 से 35 साल के युवा जो खुद को फिट और फिर एनर्जेटिक मानते थे, अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर आपको ऐसी खबरें आए दिन देखने को मिलती होगी। जहाँ पर हृदय रोग और फिर इसमें मौत के मामले को लेकर के आई एक हालिया रिपोर्ट में भी इस खतरे को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट में विशेषज्ञों की टीम ने बताया है कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से 1/3 का कारण हृदय रोग है।
दिल की बीमारियां देश में मृत्यु दर का सब प्रमुख कारण बनी हुई है, जो लगभग 31% मौतों के लिए जिम्मेदार है। वहीं पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि जिस तरह से लोगों की दिनचर्या खान पान में गड़बड़ी और देखी जा रही है, इससे आशंका है कि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। वहीं पर मृत्यु के कारण पर रिपोर्ट 2021 से 23 नामक शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देश में मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो सभी मौतों का 56% है। इसके अलावा संचारी रोग, मातृ स्वास्थ्य में दिक्कत, प्रसवकालीन और फिर पोषण संबंधित स्थितियां 23% मौतों का कारण बनती है। कोविड से प्रभावित साल 2020 से 22 की अवधि में यह आंकड़ा क्रमशः 55% और 24% थे। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर के हृदय रोग और फिर इससे मृत्यु का खतरा बढ़ता देखा जा रहा है। इसके बाद श्वसन संक्रमण 9.3%, घातक और फिर अन्य नियोप्लाज्म 6.4% तथा श्वसन रोगों के कारण 5.7% मौतें होती है। वहीं पर हृदय रोगों के चलते 30 से अधिक यानी कि दिल की बीमारी के चलते 30 से अधिक के आयु वर्ग के सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले बीड़ी सिगरेट पर अब राजनीति हो रही है। आपने कभी सोचा है कि बीड़ी और सिगरेट पर राजनीति हो, लेकिन अभी हो रहा है बिहार में। जब बिहार चुनावी माहौल में कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव किया, जिसके तहत बीड़ी पर टैक्स कम कर दिया गया और सिगरेट पर 40% वाले सिन टैक्स में लगाया गया है। अब तक बीड़ी पर 28% जीएसटी लगता था, जिसे घटा करके 18% कर दिया गया है, जिसके बाद से बिहार में बीड़ी सिगरेट को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। जब पहले सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है कि बिहार की वजह से बीड़ी के टैक्स को कम कर दिया गया है, जिसके बाद अब इसी वजह से बीड़ी पर टिप्पणी करते हुए केरल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से लिखा गया है कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। सामने आते ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जब बीजेपी ने इस पोस्ट को बिहारियों का खुला अपमान करार दिया है। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही बिहार और बिहारियों को नीचा दिखाने का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस गरीब और फिर मेहनतकश लोगों का अपमान करने से बाज नहीं आती है। वहीं पर जेडीयू सांसद संजय झा ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बी से बीड़ी ही नहीं बुद्धि भी होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। उन्होंने आगे कांग्रेस को याद दिलाया है कि बिहार की धरती ने न केवल भगवान बुद्ध को ज्ञान दिया, बल्कि गांधी जी को भी राष्ट्रपिता बनाया और फिर संपूर्ण क्रांति का बिगुल यहीं से फूंका गया। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले सभी दल मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी वजह से आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन की एक नई और फिर व्यापक रणनीति के तहत 15 सितंबर से एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। यह यात्रा उन जिलों को कवर करेगी जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूटे गए थे। इस बार की यात्रा में कई खास बातें होंगी जो इसे पहले से अलग और फिर प्रभावी बनाएंगी। वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के बाद अब तेजस्वी यादव अब एक नए मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जब पटना में यात्रा के समापन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से तेजस्वी यादव के इस यात्रा के संकल्प का समर्थन किया था। खड़गे ने कहा था कि तेजस्वी यादव हमसे कह रहे थे कि जो जिले छूटे हैं वहां हम यात्रा करेंगे। ये अच्छी बात है, सभी जिलों में हो जाना चाहिए। वहीं पर इस बार की यात्रा में तेजस्वी यादव का फोकस उन खास जिलों पर होगा जो पहली यात्रा में छूट गए थे। ये जिले चुनावी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और फिर यहाँ स्विंग वोटिंग की संभावना है। इन जिलों में मतदान का पैटर्न आने वाले चुनाव का रुख तय कर सकता है। इस यात्रा में महागठबंधन एकजुट होकर के काम करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन के बाद ये साफ है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता भी इस यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वहीं पर युवाओं के लिए रोजगार इस यात्रा का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। जहाँ तेजस्वी यादव सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, प्राइवेट सेक्टर में अवसर और फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुद्दे उठाएंगे। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में तेजस्वी यादव महिला मतदाताओं से सीधा संपर्क करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और फिर राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे प्रमुख होंगे। तो जश्न ईद मिलादुन नबी पर भव्य जुलूस निकाला गया है। अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। जहाँ ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शुक्रवार को बिहार में मुस्लिम समाज ने बड़े ही अकीदत और फिर मोहब्बत के साथ जुलूस निकाला। ये जुलूस पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में आयोजित किया गया था। पूरा माहौल अमन और भाईचारे के संदेश से गूंज उठा। किशनगंज में भी ईद मिलादुन नबी का जश्न देखा गया, जुलूस देखा गया। जुलूस में शामिल लोगों ने बताया है कि इस्लाम से पहले अरब समाज में जाहिलियत का दौर था, जब उस समय बेटियों को अपमान समझा जाता था और उन्हें जिंदा दफनाने जैसे क्रूर प्रथा प्रचलित थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने न सिर्फ इस अमानवीय प्रथा को ख़त्म किया,
बल्कि बेटियों को रहमत बताया। इस संदेश को समाज तक पहुंचाने के लिए लोग मिलादुन्नबी का जुलूस निकालते हैं। वहाँ पर जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। जैसे भी चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट और फिर दंडाधिकारी तैनात देखे गए थे। जुलूस के आगे पीछे और फिर बीच में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दोस्तों, मानसून बिहार से खफा हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि एक और पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार से मानसून खफा नजर आ रहे हैं। बिहार में इस सीज़न में अब तक 30% कम बारिश दर्ज की गई है। औसतन यहाँ पर 803 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 5 सितंबर तक बिहार में सिर्फ 563 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आज भी तेज़ बारिश होने को कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। सिर्फ 6 जिलों में तेज़ हवाएं चलने की और फिर ठंडा गिरने की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि बिहार के अलग अलग हिस्सों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। जहाँ वहीं पर बिहार में बारिश की कमी के बावजूद भी नदियाँ उफान पर बह रही है। दरअसल हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी जैसे राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण बिहार समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। डीएसपी और एसडीएम बनने के लिए 13 सितंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा। जी आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी की आधिकारिक तिथि घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार ये परीक्षा 13 सितंबर 2025 शनिवार को बिहार के सभी जिलों में एक साथ आयोजित होगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। जी आपको बता दें कि पटना स्थित मुख्यालय ने जारी अधिसूचना में बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और फिर सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। आयोग जल्द ही एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी करेगा। जहाँ प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र और फिर जिले का पूरा विवरण अंकित होगा। साथ ही साथ आयोग ने अभ्यर्थियों को फर्जी या फिर भ्रामक खबरों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है और स्पष्ट किया गया है कि 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 13 सितंबर 2025 से निर्धारित है। वहीं पर 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा इस बार कुल 1258 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 2 जून से 30 जून 2025 तक कुल 4,17,510 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। केवल अंतिम दिन यानी कि 30 जून को ही 83,133 से अधिक फॉर्म भरे गए हैं, जो इस परीक्षा की लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। अगर आप बिहार की महिला हैं और 10,000 रुपये पाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सरकार 10,000 रुपये सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजने वाली है। इस खबर को हम बार बार दे रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले भी खबर दी गई थी और इसी वीडियो में आपको पहले भी बताया गया है, लेकिन अब हम आपको भी बताएंगे इस खबर में कि आखिर इस 10,000 रुपये पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन कौन से फॉर्म भरना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 3 शर्तें हैं जिसको आपको पूरा करना है, तभी आप योजना का लाभ ले सकते हैं, 10,000 रुपये ले सकते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। या पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये इसी महीने मिलने वाले हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक शर्त है। जिस भी महिला को इस योजना का लाभ उठाना है उन्हें पहले जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। मतलब अगर आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए सरकार से मदद चाहते हैं तो पहले आपको जीविका समूह में रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इस काम के बिना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। जीविका समूह से कैसे जोड़ा जाएगा, इसके लिए क्या शर्तें हैं, इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा। अगर आप भी इन सवालों को लेकर के परेशान हैं तो इनका समाधान हम आपको भी देंगे। दरअसल बिहार सरकार ने 18 तरह के कामों के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इन कामों में फल सब्जी की दुकान से लेकर के कई काम हैं। पूरी लिस्ट आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। दरअसल अगर कोई महिला जीविका समूह से जुड़ना चाहती है तो उन्हें जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़े जाने के लिए ग्राम संगठन में आवेदन फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके जमा करना होगा। इसके बाद ग्राम संगठन पात्रता की शर्तों पर आकलन करके आवेदन फॉर्म पर फैसला करेंगे। ग्राम संगठन को दिए जाने वाले फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, गांव का नाम, जिले का नाम वगैरह भरना होगा। साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि आप किस जाति या फिर श्रेणी से संबंधित रखते हैं। इस पर ग्राम संगठन स्वीकृत या फिर अस्वीकृत करके साथ में टिप्पणी लिखेगा। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होगा। आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। महिला या फिर उसके पति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। महिला या उसके पति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यानी कि आप इन कैटेगरी में नहीं आते तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर बिहार सरकार की ये योजना है क्या। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री महिला
रोजगार योजना के अंतर्गत अपना काम शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना के तहत पहले किस्त के रूप में 10,000 रुपये में दिए जाएंगे। 6 महीने के बाद समीक्षा की जाएगी और फिर अगर प्रशासन संतुष्ट होता है तो फिर 2 लाख रुपए तक का लोन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मिल सकता है। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलेगी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधारों को लेकर के नई जानकारी सामने आई है। एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि ये निर्णय अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि पीएम मोदी ने इस पर उनसे करीब 8 महीने पहले ही चर्चा की थी। जब कई लोगों का मानना था कि ये सुधार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ से निपटने की रणनीति के तहत लाए गए हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से साफ है कि ये सुधार पहले से ही केंद्र की योजना का हिस्सा थे। निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 दिन तक चलने वाली थी, लेकिन राज्यों की शुरुआती चिंताओं के बावजूद इसे एक ही दिन में पूरा कर लिया गया है। राज्यों ने संभावित राजस्व हानि को लेकर के सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि तंबाकू और फिर उससे जुड़े हुए उत्पादों को छोड़ करके नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होगी, जो इस साल नवरात्र के पहले दिन पड़ती है। वहीं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने पहली बार क्षतिपूर्ण उपकर और जीएसटी सुधारों को एक साथ व्यापक रूप से लिया है। इन सुधारों का उद्देश्य छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार आसान बनाना और मध्यम वर्ग सहित हर करदाता को राहत देना है। दोस्तों, पटना वासियों को सीएम नीतीश कुमार ने सौगात दिया है। जी हाँ, 11,059 करोड़ रुपए की 17 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना के पुनपुन में आयोजित कार्यक्रम स्थल से पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित 1159 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत की 17 योजनाओं का शिलापट अनावरण करके शिलान्यास किया है। इसके अंतर्गत 19 करोड़ रुपए की लागत से पालीगंज प्रखंड के अंतर्गत समदा एवं गुलड़िया बिघा गाँव के बीच पुनपुन नदी पर 8 से पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण शामिल है। दोस्तों, अब पटना से नेपाल जाना आसान हो गया है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार के यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दानापुर से जोगबनी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन के शुरू होने से सीमांचल और नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए लोगों को तेज और फिर आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अनुमान है कि 15 या फिर 17 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही इसका शुभारंभ हो सकता है। जहाँ दानापुर जोगबनी रूट पर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से पटना से नेपाल बॉर्डर तक की दूरी बेहद आसान हो जाएगी। जोगबनी भारत नेपाल सीमा पर स्थित प्रमुख स्टेशन है, जहां से यात्री पैदल या फिर वाहन से सीधे नेपाल प्रवेश कर सकते हैं। अभी तक सीमांचल और नेपाल जाने वालों को घंटों तक की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन वंदे भारत के शुरू हो जाने पर यह सफर महज 8 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह यात्रियों को लग्जरी चेयर कार, बेहतर बैठने की व्यवस्था, हाई स्पीड इंटरनेट और फिर आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन का अनुभव मिलेगा। जहाँ सूत्रों के अनुसार दानापुर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कई जगहों पर रुकेगी, जैसे कि पाटलिपुत्र जंक्शन, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, जोगबनी। सुबह में ट्रेन जोगबनी से खुलेगी और 8 घंटे का सफर तय करके दोपहर तक दानापुर पहुंचेगी। जब वापसी में दानापुर से खुलने के बाद ये रात तक जोगबनी पहुंचेगी। हालांकि आधिकारिक रूट और फिर टाइमिंग की घोषणा अभी बाकी है। सीमांचल के लोगों के लिए भी ये काफ़ी बड़ी सौगात है। ये पहली बार होगा जब सीमांचल क्षेत्र को सीधे वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इस रूट पर यात्रियों की भारी मांग और फिर भीड़ को देखते हुए रेलवे 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, भारत के लिए चिंता की खबर है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी, युवा आबादी बूढ़े हो रहे हैं। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की यानी कि SRS की 2023 की एक ताज़ा रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या के बदलते स्वरूप को उजागर किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की आबादी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है, जबकि प्रजनन दर में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, जबकि 14 आयु वर्ग की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। 0 से 14 आयु वर्ग की आबादी में कमी SRS की रिपोर्ट के मुताबिक 1971 से 1981 के बीच 0 से 14 आयु वर्ग की हिस्सेदारी 41.2% से घट करके 38.1% हो गई थी। ये गिरावट 1991 से 2023 के बीच और तेज हुई है, जब यह आंकड़ा 36% से घट करके 24% रह गया है। भारत के रजिस्ट्रेशन जनरल द्वारा जारी SRS के आंकड़ों से ये पता चला है कि इसी अवधि में देश की कुल प्रजनन दर 1971 के
5.2 से घट करके 2023 में 1.9 तक पहुंच गई है। यह सर्वे में शामिल हुए 88 लाख लोग इस व्यापक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए SRS ने लगभग 88 लाख लोगों की जनसंख्या को शामिल किया है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े डेमोग्राफिक सर्वे में से एक माना जाता है। यह रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि भारत के सभी राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों में 0 से 14 आयु वर्ग के लड़कों की संख्या लड़कियां से अधिक है। हालांकि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र इस मामले में अपवाद है, जहां लड़कियों का अनुपात अधिक दर्ज किया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सड़क, बिजली, आवास और पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से व्यापक विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है और फिर जनता का एनडीए पर भरोसा कायम है। एनडीए चुनाव में 243 में से 225 से अधिक सीटें जीतेगी और फिर पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जो लोग पिकनिक मनाने के लिए अभी तक कुछ दिनों तक बिहार की सड़कों पर घूम रहे थे, उन्हें भगाने का काम बिहार की जनता करेगी। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक कमेंट पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं ने गलती की है, इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर खुल करके अपनी बात रखी है। उन्होंने दावा किया है कि जनहित एक्सप्रेस ट्रेन का नाम उनकी पार्टी के नाम पर रखा गया है और ये ट्रेन उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि जब वे मधेपुरा से सांसद थे तो उसी दौरान उन्होंने वैशाली एक्सप्रेस को बरौनी से सहरसा तक विस्तार दिलवाया था। अब उनका लक्ष्य जनहित एक्सप्रेस को पूर्णिया कोर तक ले जाने का है, जिसके लिए वहां वॉशिंग पिट का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने इसे अपने चुनावी वादों में से एक बताते हुए कहा कि वे इसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव को जननायक कहे जाने पर कटाक्ष करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगर कोई घर में अपने बच्चों को नूनू बाबू, तोता बाबू या फिर लाट साहब कहता है तो फिर इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उनके इस बयान को सीधा सीधा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना माना गया है। वहीं पर प्रेस वार्ता में सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई महत्वपूर्ण मांगे की है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री पूर्णिया आए तो कोसी और सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें। साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्र की स्वास्थ्य और सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूर्णिया या सहरसा में एम्स की स्थापना की मांग की है। दोस्तों, भारत नेपाल की सीमा एक ऐसा इलाका है जहां पर हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं और जहां हमारी सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी की पैनी नज़र हर संदिग्ध गतिविधियों पर होती है। जब बिहार के किशनगंज जिला में भी एक ऐसी ही सीमा है जहां पर एसएसबी के जवानों ने एक ऐसी महिला को पकड़ा है जिसकी कहानी सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मामला किशनगंज के भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर एसएसबी के जवान रूटीन चेकिंग कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसकी गतिविधियाँ थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। जवानों ने जब उसे रोक करके पूछताछ की तो उसने खुद को नेपाल की नागरिक बताया। जब अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने अपना आधार कार्ड भी दिखाया। सब कुछ पहली नज़र में ठीक लग रहा था, लेकिन जवानों का अनुभव कुछ और ही कह रहा था। जब उन्होंने महिला से गहराई से पूछताछ की तो उसकी कहानी में झोल नजर आने लगा। उसकी बातों और उसके लहजे से शक और गहरा गया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल महिला असल में नेपाल की नहीं बल्कि इंडोनेशिया की नागरिक थी, जब वे भारत में अवैध तरीके से रह रही थी और अब फर्जी नेपाली पहचान पत्र के सहारे नेपाल पार करने की फिराक में थी। सवाल है कि आखिर क्यों और कैसे पहुंची थी इंडोनेशिया से बिहार। तो जांच में पता चला है कि ये विदेशी महिला किसी काम से भारत आई थी और फिर यहीं किशनगंज में एक स्थानीय युवक के साथ रह रही थी। उसने भारत में अपनी पहचान छिपाने और आसानी से रहने के लिए एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। जहाँ अब वे किसी कारण से नेपाल जाना चाहती थी, जिसके लिए उसने ये सारा ड्रामा रचा, लेकिन सीमा पर तैनात एसएसबी की सतर्कता के आगे उसकी नहीं चली। एसएसबी ने तुरंत महिला को हिरासत में ले लिया है और फिर आगे की कार्रवाई के लिए किशनगंज पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वे भारत में कब और कैसे दाखिल हुई और इसका असली मकसद क्या था। ये घटना एक बार फिर से भारत नेपाल जैसी खुली सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ और सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है।
किशनगंज में एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि किशनगंज से आई ताज़ा खबर ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहाँ सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को लाइन मोहल्ला से एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जब पकड़े गए युवक की पहचान सलाम मंडल के रूप में हुई है, जो कि बांग्लादेश के नएगा फिरोजपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद उसे बीएसएफ के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक युवक को झूलन मंदिर के पास घूमते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने जब उससे बातचीत करनी चाही तो फिर वह सही और फिर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। उसकी गतिविधियां और हाव भाव संदिग्ध लगे। इसके बाद लोगों ने मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। यह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर युवक को थाने ले आई। थाने में पूछताछ के दौरान भी वह अपनी पहचान, भारत आने का कारण और फिर यहाँ रुकने की वजह का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। उसकी बातों और फिर रवैयों ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक को बीएसएफ के हवाले कर दिया। अब बीएसएफ इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ मिलकर के सलाम मंडल की पुष्टि, पहचान और फिर दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही साथ ये भी पड़ताल होगी कि वह भारत में अवैध तरीके से कैसे घुसा और उसका मकसद क्या था। इस घटना के बाद किशनगंज और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा से सटे इलाकों में अवैध गतिविधियों और घुसपैठ को रोकने के लिए निगरानी और फिर चौकसी को और मजबूत करने की जरूरत है। जब लोगों ने मांग की है सीमा क्षेत्र में सख्त गश्त और फिर तकनीकी निगरानी और फिर चौकसी बढ़ाई जाए। पुलिस और बीएसएफ ने अपील की है कि लोग किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। फिलहाल मामला गंभीर माना जा रहा है और जांच एजेंसियां सलाम मंडल से पूछताछ करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसके तार किसी बड़े नेटवर्क से तो नहीं जुड़े हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज में कई दवा दुकानों की कल जांच की गई है और गहरी जांच की गई है। किशनगंज से एक बड़ी खबर है, जहां पर औषधि विभाग ने शहरी और फिर ग्रामीण इलाकों में दवा दुकानों की जांच की है। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, जिसने लोगों की सुरक्षा और फिर सेहत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में औषधि निरीक्षक राजकुमार रंजन और फिर ग्रामीण क्षेत्र में संजय पासवान ने अलग अलग इलाकों में दवा दुकानों का निरीक्षण किया। इस जाँच के दौरान दवा दुकानों में स्टॉक रजिस्टर्ड, बिक्री बिल और फिर दवाओं की एक्सपायरी डेट को खंगाला गया। जांच में ये सामने आया है कि कई दुकानदार बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री कर रहे थे, जब कुछ जगहों पर एक्सपायरी दवाएं पाई गई, जबकि कई दुकानों में स्टॉक रजिस्टर्ड में गड़बड़ी और फिर प्रतिबंधित दवाओं का भंडारण भी मिला है। शहरी क्षेत्र की कुछ दुकानों में तो बिना योग्य फार्मासिस्ट के दवाएं बेची जा रही थी, जो कि सीधा कानून का उल्लंघन और फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में गड़बड़ियां मिली है। जिन नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ जिन दवाओं पर शक था उनके सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें अब प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद दोषी दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई को लेकर के दुकानदार की सफाई भी सामने आई है, जहां उनका कहना है कि वे नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण उन्हें नोटिस मिला है। हालांकि आम लोगों ने औषधि विभाग की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। वहाँ पर स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरीके की कार्रवाई से नकली और फिर एक्सपायरी दवाओं की बिक्री पर रोक लगेगी और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहाँ पर औषधि विभाग ने साफ कहा है कि ये अभियान यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी नियमित रूप से दवा दुकानों की जांच की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित हो कि किसी भी मरीज तक नकली, प्रतिबंधित या फिर एक्सपायरी दवाएं ना पहुंचे। कुल मिलाकर के किशनगंज में हुई ये कार्रवाई एक चेतावनी है कि दवा बेचने वाले दुकानदार अब लापरवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है।